गवर्नमेंट ये जो मिथ बना के प्रोपेगेंडा कर रही है, जलसे में सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी। हमें नहीं अच्छा लगेगा कि तेल वाला डंडा आपका इस्तेमाल करे। जो लोग चार्टर तैयारों में सिरी पाए और निहारी मंगवाते रहे, आज उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा को कार्गो के जरिए पार्सल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत के साथ फैल रही है और इसके साथ साथ देखा जाए तो पाकिस्तान में आज पिछले 24 घंटों के दौरान 3300 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं, जबकि 40 अमवात हुई हैं कोरोना वायरस के बायस। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। उनके स्टाफ के 5 अफराद भी कोरोना वायरस का शिकार हैं। लेकिन मुल्तान का जलसा भी हो रहा है और लाहौर का जलसा भी होना है और इसमें अपोजिशन की तरफ से बड़ा वाज़ेह है, वो डट गई है इस मामले पर कि जलसे किसी सूरत भी मुअख्खर नहीं करने। तो हुकूमत की तरफ भी नाजरीन कोई ज़्यादा संजीदगी नज़र नहीं आ रही कि अपोजिशन को कायल किया जाए, मनाया जाए, चूँकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफ द डे पर होती है कि वो अपोजिशन से बातचीत करे, उन्हें एंगेज करे, किसी तरह से उन्हें कायल करे कि जलसे ना किए जाएं। लेकिन जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है हुकूमत की तरफ से, उसमें तो नहीं लग रहा कि किसी को कायल किया जा सके। संजीदगी नज़र नहीं आ रही दोनों तरफ से। अब नाज़रीन, अपोजिशन ने स्पीकर की जानिब से बुलाए गए पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास का तो बाइकआउट कर दिया। तो क्या अपोजिशन अगर हुकूमत के बकौल कोरोना वायरस की दूसरी लहर को संजीदा नहीं ले रही तो उन्हें इस मामले की संगीनी बताने के लिए NCOC के इजलास में दावत दी जा सकती है, चूँकि मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों को दावत दी गई इससे पहले NCOC के इजलास में। तो क्या अपोजिशन को बुलाकर भी ब्रीफ नहीं किया जा सकता और क्या किया जाएगा, इस पर एक खबर भी आपके साथ शेयर करेंगे बाय द वे। और इत्तेहादियों की बात करेंगे। काफ लीग को वज़ीर-ए-आज़म ने कल मना लिया है, गिले शिकवे दूर हो गए हैं, आइंदा 3 साल मजीद साथ चलने का ऐलान किया है काफ लीग ने। लेकिन साथ ही साथ बलोचिस्तान के अंदर भी जो ANP की क़यादत है, जो कि वहाँ पे सूबाई हुकूमत के साथ है, उस सूबाई इत्तेहाद में है, तो वो भी वहाँ से किसी किस्म की तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये क्या अब अपोजिशन को अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी जलसों के साथ साथ कि हुकूमत को दबाव में लाया जा सके, चूँकि आज भी मरीम नवाज साहब कह रही थी कि हुकूमत को घर जाना होगा हर सूरत में। इस सारी सूरत पर हम बात करें। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आगे चल के हम जरा ANP का मौक़िफ़ भी लेंगे, बलोचिस्तान में वो किसी तरीके अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे या नहीं, चूँकि यहाँ तो वो PDM का हिस्सा है, 11 जमातों में है। अब जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, जिस तरह हमने पहले बात की, बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इसमें जो टोटल एक्टिव केसेस हैं इस वक्त वो 43,963 है पाकिस्तान के अंदर। 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक यानी 30 दिन में इस दूसरी लहर के दौरान जो नए केसेस हैं वो 55,998 तक पहुंच गए हैं। टोटल अमवात जो हैं वो 7,803 हुई। लेकिन पिछली जिन हालिया जो लहर है, इस दौरान जो केसेस अब तक सामने आए वो 27 अक्टूबर से 25 नवंबर तक 30 दिन में जो अमवात हैं वो 1098 तक पहुंच चुकी हैं। यानी जो सेकंड वेव है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। ज़ाहिर हमें इसमें अपने रवैयों में संजीदगी लाना होगी और एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। लेकिन ज़ाहिर है कुछ ऐसे तकाज़े हैं जो कि हुकूमत और अपोजिशन से भी जुड़े हैं, चूँकि जलसे मुल्क के अंदर हो रहे हैं। तो इस पर जिस तरह से मैंने बताया, पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज ट्वीट भी किया, कंफर्म किया, तस्दीक की कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो गए। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के वाले से जलसा होगा मुल्तान का और वो घर से शिरकत करेंगे इस जलसे के अंदर, लेकिन लोगों ने वहाँ पर आना है SOPs के साथ। अब इस पे जो हमें नज़र आया, राना सनाउल्लाह साहब का आज मौक़िफ़, वो भी ज़रा आपको सुना देते, फिर इस पे फवाद चौधरी साहब का रद्द में लेते। रसनाई, क्या गवर्नमेंट के पास कोई डेटा है कि उन लोगों को ये पूछा जाए कि उनमें से कितने फ़ीसद लोग हैं कि जिनको कोरोना इस वजह से हुआ है कि वो किसी जलसे में गए थे? तो इसलिए गवर्नमेंट ये जो एक यानी मिथ बना के प्रोपेगेंडा कर रही है कि जी ये जलसों की वजह से फैल रहा है और जलसों की वजह से है, ये कोई इसमें कोई ये सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है। पिछले दिनों जो शहरों की परसेंटेज आई है जिसमें बताया गया कि जी फ़लाँ शहर में 4% है, फ़लाँ शहर में जो है वो 7% है, 11% तक गया। लेकिन उसी में गुजरांवाला जो है वो 1% था, हालांकि गुजरांवाला में जलसा हुआ है। जी फवाद चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ये मिथ है, ये वैसे ही आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपोजिशन के वाले से कि अपोजिशन वायरस फैला रही है इन जलसे करके। ज़रा बताइएगा, वो कह रहे हैं कोई डाटा है तो डाटा भी दिखा दें। हालांकि ये तो बड़ी एक फैक्ट है, बड़ी हकीकत है कि जहाँ इज्तिमा हो वहाँ ये वायरस फैलता है। बहरहाल
अभी तो आपने डाटा बताया अपने शुरू में, और आपने बिल्कुल। पूरी डिटेल बताई है कि कितने लोग जो हैं वो बीमार बिल्कुल। हैं, कितने लोग हैं, कैसे हैं। देखिए, ये तो ऐसे ही एक राना साहब का होता प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान में कि हम बड़ी एक्सट्रीमिज्म की एक सियासत करते हैं। शिद्दत पसंदी होती है हमारे यहाँ हर मामले में, और इसके ऊपर भी एक शिद्दत पसंदी का अंसर है जो कोरोना को लेके इस वक़्त अपोज़िशन में नज़र आता है। और बुनियादी तौर के ऊपर आज सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो साहब का जो आया है, कोरोना पॉज़िटिव आया है। मेरी दुआएँ उनके साथ हैं और खुदा करे वो जल्द सेहतयाब हों आमीन। और दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर सकें। लेकिन मसला ये है कि देखिए, तमाम हुकूमत और हुकूमत को एक तरफ रख दें, तमाम अक्ल रखने वाले लोग, तमाम मीडिया, तमाम इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो बार-बार यही बात समझा रहे थे और समझा रहे हैं कि कोरोना की नई लहर जो है वो बड़ी लीथल है और बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लिहाज़ा एहतियात करें। अब इसमें देखिए सीधी बात है, कोरोना का ताल्लुक किसी ये तो नहीं कि वो लीडर को नहीं होगा या सिर्फ अवाम को होगा। ये तो एक इज्तिमा से वाबस्ता है, चाहे सियासी इज्तिमा हो, मजहबी इज्तिमा हो, समाजी इज्तिमा हो। जहाँ पे भी आप मजमा लगाएंगे वहाँ पे कोरोना फैलने का खदशा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हद्दल बसा कोशिश करनी चाहिए कि मजमा ना लगाएं, और इसके लिए कितनी बड़ी अकल चाहिए। जाहिर है कॉमन सेंस की बात है। अब तो इसको इतना अरसा हो गया है कोरोना को दुनिया में आए हुए कि थोड़ी बहुत भी अकल रखने वाले जो लोग हैं उनको समझ आए कि ये मजमा लगाना अवाम की सेहत से भी खेलने के मुतरादिफ है और अपनी सेहत से खेलने के भी मुतरादिफ है। अब अगर आप अंधों की तरह और सिर्फ अपनी एक जिदबाजी में बाज ना आए तो फिर उसका क्या किया जा सकता है? तो फिर ये अकल का मसला हुआ या जिद का हुआ? देखिए ना, जब आप गुस्से में जो अकल है ना वो छोड़ देती है, साथ छोड़ देती है अकल का। और इस वक्त जो ज़्यादातर जैसे मरियम नवाज की आप बयानात देख रहे हैं, इनके जो बयानात हैं वो गुस्से की वजह से, उनमें कोई अकल का दर्स नहीं है, और वो अपने गुस्से में अपनी जो एक मुकदमात हैं उनको लेकर के वो तमाम अपनी जो पार्टी है उसके लीडरान की सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग, ठीक है। और अवाम की सेहत वो गुस्सा बहरहाल हमें हुकूमती कैंप में भी नजर आ रहा है। एक यहाँ पे भी हमें एक सख्त मौक़िफ़ है, सख्त ये मौक़िफ़ है कि यहाँ से भी कोई इस तरह की, जिस तरह की टोन हम देख रहे हैं वज़रा के बयानात की, प्राइम मिनिस्टर के अपने बयानात की, उसमें भी बहुत शदीद गुस्सा नजर आ रहा है। मैं ज़रा वो मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा ज़रा। मुसद्दिक मलिक साहब, ये तो बड़ी एक क्लियर सी बात है कि जहाँ इज्तिमा होता है वहाँ ये वायरस फैलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मिसाल आपके सामने है, वो बहुत एहतियात करते रहे। मैंने खुद भी उन्हें देखा स्कर्दू में कैंपेन के दौरान, बहुत ज़्यादा एहतियात वो करते रहे, लेकिन उसके बावजूद इज्तिमा में जाते रहे, लोग उनके साथ वो शिकार हुए, फिर वो भी इसका शिकार हो गए। लेकिन इसके साथ साथ आपने दौरा न्यूजीलैंड पे जो पाकिस्तान का स्क्वाड गया है उसमें तकरीबन जो 55 के करीब लोग हैं, उन्होंने एहतियात नहीं की, आपस में SOPs का ख्याल नहीं रखा वहाँ पर। तो 6 खिलाड़ी हमारे वहाँ पे जो खिलाड़ी और जो स्टाफ है उनमें से 6 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। ज़ाहिर है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, वहाँ ये वायरस फैलता है, ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। तो फिर ये मिथ क्यों कह रहे राना साहब इसे? देखिए, कई चीज़ें तो अभी कहा मेरे भाई ने कि शायद हम कम अक्ली का शिकार हैं। अगर इनकी मैं बात मान लूं कि हम कम अकल हैं, तो सवाल ये होती है कि हुकूमत कहाँ की आकिल है। यानी एक ही दिन में जलसा हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे जमात इस्लामी को उसी दिन जलसे की इजाज़त दी गई और PDM का जलसा जो है उसको इजाज़त नहीं दी गई। तो आप मुझे बताएं, हुकूमत के इस रवैये से क्या हमें ये शक नहीं होना चाहिए कि ये सियासी मोटिवेटेड है? इसी तरह लाहौर के अंदर हमने अप्लाई किया कि हमें इकबाल पार्क के अंदर जलसे की जगह दी जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इलाका है और हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि वहाँ पे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए और लोग दूर दूर खड़े हों, क्योंकि वो इतनी बड़ा जगह है। यानी जिस दिन अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए, जिस दिन मौलाना रिजवी साहब का वहाँ पे जनाजा हुआ जिसमें कई लाख अफराद ने शिरकत की, वो तो हुकूमत ने इजाजत दी और इजाजत से वहां पे जनाजा हुआ। लेकिन उसी दिन या उससे एक दिन पहले आगे पीछे हमारा जो 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 उनसे दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया। अब अगर आप देखिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा को, उन्होंने जलसा किया, या वजीर आजम को खुद देख लें, वो गए फैसलाबाद और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मीटिंग थी। अरे भाई, कितने लोगों की आपकी मीटिंग? वो क्या, वो कहते हैं कि हमारा बिल्ला बिल्ला और आपका बिल्ला टॉमी। ये बड़ी अजीब सी बात नजर आती है। इन चीजों से इबाम ये पैदा हो रहा है कि ये तमाम जो
हालात ये हैं, ये सियासी तौर पे मोटिवेटेड है। मैं पर्सनली मैं पार्टी के फैसले का पाबंद हूँ, जो भी पार्टी फैसला करेगी, लेकिन पर्सनली मैं बहुत कंजर्वेटिव हूँ। मेरी अप्रोच बहुत कंजर्वेटिव है कोरोना के मामले में। लेकिन जब हुकूमत इस तरह की हरकत करती है तो हम भी अपनी पार्टी के अंदर लॉबी नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई जमात इस्लामी से नहीं फैलता, इमरान खान से नहीं फैलता, फिरदौस आशिक अफगान डॉक्टर साहिबा से नहीं फैलता, और तो क्या मैं जवाब दूं कि अगर जनाजे पे कोई हो तो वहां नहीं फैलता। आप आज अगर लाहौर में हो और आप सुबह जाएं वहां पे अनारकली में, तो आप देखें कि वहां पे खचा खच भरा हुआ है। आप किसी मॉल में चले जाएं, हजारों की तादाद में बंद लोकेशंस के अंदर लोग हैं। हुकूमत अगर एक मौसर लॉकडाउन की पॉलिसी को मैं हमेशा प्रमोट करता हूं। आज एनसीओसी गया था, वहां ब्रीफिंग थी और वहां पर भी यही बताया गया कि जब हम ताजरों से कहते हैं कि मार्केटें बंद करें तो ताजर कहते हैं भाई ये देखें अपोजिशन जलसे तो कर रही है, हमारे से ही कोरोना फैलना है। वो कहते हैं जब हमने बात की शादी हॉल्स के मालिकान से कि आप शादी हॉल्स बंद करें, वो भी यही बात कहते हैं। वो आगे लोग लॉजिक के तौर पे, दलील के तौर पे ये कहते हैं कि देखें जी अपोजिशन तो जलसे कर रही है, उसे आप रोक नहीं रहे, एक आप हमारा कारोबार के आप पीछे पड़े हुए। ये मैसेजिंग जो है ये बड़ी नेगेटिव से जा रही है। देखिए आप थोड़ी सी बात में मेरे ख्याल में मेरी आपसे दरखास्त होगी कि इसको जरा आप दोबारा से गौर करें अपने नुक्ता नजर पे। हुकूमत ने एक पॉलिसी लेकर आनी है। अगर एक मौसर पॉलिसी हो और हुकूमत लीडरशिप दिखाए, यानी इमरान खान साहब अगर जंग हो जाए तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेज देते हैं। अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें आईनी तरमीम करनी है जैसे गिलगित बल्तिस्तान, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भेज देते हैं। अगर कोई कानून पास करना हो तो स्पीकर को भेज देते हैं। तो भाई स्पीकर को ही प्राइम मिनिस्टर बना दें। इमरान खान साहब का क्या काम है? वो किस मुल्क के वजीर आजम है? अगर वो एनसीओसी के मीटिंग में खुद भी तशरीफ लाएं, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। बार बार हुकूमत कहती है जी सूबों के सरबराहान है वहां पे। अरे भाई ये जलसे सारे सियासी जमातों के हो रहे हैं, आप उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें, उनको डेटा दिखाएं और फिर एक मौसर प्लान उनको बताएं कि हम सिर्फ आपके साथ नहीं कर रहे, सिर्फ ये नहीं कर रहे कि जमात इस्लामी यस और पीडीएम नो। अगर मौलाना रिजवी अल्लाह जन्नत में उनको जगह आता फरमाए उनका जनाजा हो तो, लेकिन पीडीएम का जलसा हो तो नो। बानो बाजार में उसमें थोड़ा सा फर्क है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा फर्क है। वो ये फर्क है जो बताया जाता है हुकूमती सर्कल्स की तरफ से, वो फर्क वो कहते हैं मैसेजिंग बड़ी नेगेटिव जा रही है। चले जलसे के अंदर जो लोग आते हैं उन्हें उनके बारे में तो अंदेशा है ही है कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है जलसे से पैगाम जाता है पूरे मुल्क के अंदर। अब वो कहते हैं खादिम रिजवी के जनाजे में लोग ज्यादा इकट्ठे हुए, तशवीश का बाइस था, लेकिन वहां से किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि इज्तिमात से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा। वो कह रहे हैं अपोजिशन के जलसों में सबसे अलार्मिंग चीज है कि वहां से पैगाम दिया जाता है स्टेज से खड़े होकर कि इस इज्तिमा से वायरस नहीं फैलेगा। हमने अवाम को एजुकेट करना ना। जनरली आप बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, लेकिन आप बात को पता नहीं, या तो आपको कोई ब्रीफिंग एनसीओसी से मिली है कि जाके ये बात करनी, कैसी बात कर रहे हैं आप? तो जमात इस्लामी का क्या जवाब है? जाके ये बात करें, मैं तो आपको बताया कि ये बात वहां पे आज जो पहले जो बात हुई थी वहां की मैंने आपको बताई कि वो ये कह रहे हैं कि ताजर ये उज़र पेश करते हैं कि भाई आपने अपोजिशन के जलसे क्यों अलाउ किए हुए। जी डॉक्टर साहब, फिर बात मेरी कर लेने दें। यानी एक महीने से हुकूमती डेटा एनसीओसी के डेटा के मुताबिक, जिसके मुताबिक मिर्जा साहब ने ये कहा जो इनके वजीर थे सेहत के, कि डेटा सस्पेक्ट यानी एक्यूरेट डेटा नहीं है। लेकिन चले मैं उस बात को छोड़ देता हूं। इनके अपने डेटा के मुताबिक 1.5 महीने से हर 3 या 4 दिन के बाद कोरोना के जो पेशेंट्स हैं और जो अमवात हैं उनकी शरह डबल हो रही है। लेकिन जब तक गिलगित बल्तिस्तान का इन्होंने इलेक्शन नई धौंस धांधली से जीत लिया तब तक कोई पाबंदी नहीं। जैसे ही गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जीता तो 24 घंटे के अंदर इन्होंने कहा कि ओ अब नहीं, हमारी बारी खत्म होगी, अब आपकी बारी। वो नहीं होते लोग जो शेर सुना के भाग जाते हैं, ये क्रिकेट में बारी लेके भाग जाते हैं। ये क्या बात? ना जमात चौधरी साहब जवाब था आपके पास, ना फवाद चौधरी साहब जवाब है, ना वो जो वजीर थी उनकी ये डॉक्टर साहिबा, उनके जलसे का जवाब, किसी का जवाब नहीं है। आप बार बार कही जा रहे हैं कि नहीं आपका जलसा खराब है, बाकी सब ठीक है। क्या बात है? फवाद चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक तो उन्होंने कहा हुकूमती रवैया ऐसा नहीं है कि जिसपे कोई बातचीत का माहौल बन सके। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को अगर हम सुनते हैं तो वो सीधी बात ही पहले आके एनआरओ की कर देते हैं। जाहिर है जब आप सीधा आके अपोजिशन पे एनआरओ का इल्जाम लगाएंगे कि ये एनआरओ लेने के लिए जलसे कर रहे हैं, तो फिर वो माहौल बन नहीं सकता बातचीत का कि जहाँ बैठ के कोई बातचीत हो सके। और फिर वो दूसरा उन्होंने कहा कि एनसीओसी के अंदर आप बुला लें, प्राइम मिनिस्टर भी आए, अपोजिशन की लीडरशिप को भी बिठाएं तो फिर भी बातचीत हो सकती है। यानी अपोजिशन चाह रही है कि बातचीत हो, लेकिन अपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो माहौल तो बनाए बातचीत का जरा। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर साहब हमेशा बड़ी मुतदल और अक्लमंदों वाली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जाहिर है कि जब आपके पास कोई लॉजिक ना हो
तो फिर आप कितनी अकल की बात कर सकते हैं। अभी भी जो उन्होंने गुफ्तगू की है, अब देखिए ना, मुझे तो समझ नहीं आई वो क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में जलसे किए थे, लिहाजा अब हमें तो जलसे करने चाहिए, तो आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए। आप तमाम लोगों को आपने पहले भी एक अजाब में डाला है, आपने लोगों को बीमार किया है, आपने अपनी लीडरशिप को बीमार किया है। आप खुद जो है अभी ठीक हुए हैं, अल्लाह आपको ठीक रखे, और अब आप लोगों के पीछे पड़ गए हैं, तो आप अवाम को जो है बीमार करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसपे वजीर आजम साहब का बैठना जरूरी है। और मुझे नहीं समझ आती क्यों डॉक्टर साहब और इनकी लीडरशिप ऑब्सेस्ड है कि इमरान खान ही हमें बुला के चाय पिलाए। पूरी दुनिया में जो पार्लियामेंट्री चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री बैठ जाए तो क्या मुजाहिका है इसमें, मुल्क के लिए, अवामी जिंदगियां बचाने के लिए लोगों की। देखिए, उस वक्त जब पीएम कह रहे थे पहली मीटिंग में और उन्होंने कहा था कि बैठते हैं, उस वक्त बैठना था ना, फिर उस वक्त नहीं बैठे अपोजिशन वाले, उस वक्त गालियां निकाल रहे थे पार्लियामेंट में। अब इशू ये है कि जब आप पार्लियामेंट के ऊपर अगर आपका एतमाद नहीं है, कल स्पीकर साहब ने सारी पार्लिमानी पार्टीज को बुलाया है, आप वहां पे नहीं गए हैं, पार्लियामेंट के इदारों के ऊपर आपका कमेटीज के ऊपर आपका एतबार नहीं है, पार्लियामेंट के स्पीकर के ऊपर आपका एतबार नहीं है, किसी इदारे के ऊपर आपका एतबार नहीं है, तो आपके साथ बैठना तो पहले तो मुझे तो समझ नहीं आती इसमें बैठ के करना क्या है। जाहिर है कि हर एक को पता है कि कोरोना जो है एक वबा है और इज्तिमा जो है वो उसके लिए गलत है। मुझे नहीं पता इसमें बैठ के आपने कोई नॉवल स्ट्रेटजी निकालनी है, या आपका ख्याल है कि हुकूमत और अपोजिशन मिल जाएगी तो पता नहीं कोई वैक्सीन आप जो है वह ईजाद कर लेंगे। जाहिर है कि आपने बैठ के यही कहना है कि जी आप इज्तिमा ना करें। अगर आपने इज्तिमा करना चाहते हैं, आप लोगों ने करनी है, फिर आपने हाल बता, ये बात मैं डॉक्टर साहब से एग्री करूंगा, ये जो वहाँ पे लद्दाख वालों का जो इज्तिमा था वो भी उतना ही गलत था और उतना ही खतरनाक था जितना के जलसों में है। क्योंकि देखें ना, आपने लाहौर पूरे को एक टाइम बम बना दिया उसके बाद कोरोना का, और इसी तरीके से जितने भी जलसे हो रहे हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ये पीटीआई का यहाँ पिंडी में इज्तिमा हुआ था, उस वक्त इतने हालात खराब नहीं थे। मैंने और असद उमर साहब ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये नहीं करने चाहिए पीटीआई को, और सिर्फ पीटीआई के अंदर ही ये लोग हैं हम जैसे जो अपनी लीडरशिप के साथ इख्तलाफ करके बात भी कर सकते हैं। पीएमएलएन में तो आप देखिए कि इस स्टूपिड बात के ऊपर भी कोई बात करने वाला नहीं है जो ये लोग इस वक्त कर रहे हैं, अहमकाना हरकत कर रहे हैं, ये जो जलसे कर रहे हैं। और इनमें अभी आपने सुना डॉक्टर साहब को, वो कह रहे हैं कि मेरी राय मुख्तलिफ है, लेकिन अब पार्टी के अंदर कैसे कन्विंस करें किसी को कि जब आपका रवैया ही इतना नहीं रवैया क्या है। कल हम जो है वो दरिया में छलांग लगा देंगे तो क्या डॉक्टर साहब पार्टी को लेकर दरिया में छलांग लगा देंगे? कॉमन सेंस और अकल भी कोई है कि नहीं है? प्रॉब्लम यह है जुर्रत नहीं है इनमें। डॉक्टर साहब वगैरह के, खकान अब्बासी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं और बाकी राना तनवीर, ये जो सीनियर लीडरशिप है जो उम्र में मरियम से डबल बड़े हैं, वहां पर मुलाजमों की तरह बाहर खड़े होते हैं। जुर्रत नहीं है बात करने की इनकी कि मरियम नवाज को कहें कि ये तुम कर रही हो, ये बिल्कुल अहमकाना और बेवकूफाना बात है और स्ट्रेटेजी है। ये अनफॉर्चुनेटली पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप, पार्टी के बाहर जमहूरियत वाली पार्टीज है, और इनका जो लीडरशिप का जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल बचगाना है और इतना इंतहाई कि मरियम नवाज खुद जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल बच्चों वाली जिद पे है। इंसान की जरूरत नहीं हो रही कि उसके सामने खड़े होकर कहेंगे ये बिल्कुल अहमकाना बात कर रही हो तुम, और इसलिए ये मामला चल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की, वो कहते हैं स्पीकर के घर पे जो इजलास हो रहे थे वहां पर एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद होते थे, इसके बावजूद आप लोग वहां पर जाते रहे। जरा सुना दे जी, कल क्या करते हैं साहब इस पे? हमने 2.5 साल जो है पूरी कोऑपरेशन उनके साथ की है, उनके घर जाके बैठे हैं, बल्कि उस मीटिंग में मैं बार बार, वो कोऑपरेशन आप स्पीकर साहब के साथ तो नहीं कर रहे थे, आप किसी और के साथ कर रहे थे? घर तो स्पीकर साहब का था, कोऑपरेशन ठीक है, आप जिस सही कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें बैठी हुई थी वो, लेकिन जो चाय वारदात थी वो तो स्पीकर साहब का घर था ना जी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, आपने सुना ख्वाजा आसिफ साहब को, वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर साहब के घर पे हम जाते थे, वहां सिर्फ स्पीकर साहब नहीं होते थे, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग भी होते थे, ये मामला था कानून साजी का। तो यहां तो इंसानी जिंदगियों का मामला, यहां बैठ क्यों नहीं जाते? आप स्पीकर के साथ ही चले बैठना पड़े, बैठ जाएं। देखिए, पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें आपके सामने पेश करूंगा। यानी किसी भी जमहूरी निजाम के अंदर 2-3-4 रास्ते होते हैं गुफ्तगू करने के। पहला तरीकाकार तो होता है पार्लिमान का,
पार्लियामान के अंदर जैसे आपने देखा सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में, जैसे आपने देखा जो कानून साजी की गई ये फैटिफ की आड़ में, जिसमें आपके घरों के अंदर आपके बच्चों की वीडियोस ये बना सकते हैं मजिस्ट्रेट से इजाजत लेके, छोड़ दें उस बात को कि वो क्या कवानीन थे, लेकिन बुनियादी तौर पे जिस तरह जो रवैया हुकूमत का कानून साजी के हवाले से, आइन साजी के हवाले से पार्लियामान में रहा है, वो आपके सामने। तो पार्लियामान तो हो गई मफलूज। अब दूसरा तरीका ये होता है कि अगर कोई ऐसा, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि जंग हो जाए, तो हमारी जंग हो गई थी, जंग में भी वजीर आजम जो हैं वो वजीर आजम रहे पीटीआई के, मुल्क के वजीर आजम नहीं बन पाए। यानी उनके गुमान में ये नहीं आया कि कश्मीर में जंग हो गई, जंग शुरू हो गई, जहाज बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, हम उनको मार गिरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफिंग दे दे, मैं तो पीटीआई का वजीर हूं और मैं तो पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हूं कि ऐसे हालात में किसी से बात करूं। कोई आई तो वो रास्ता भी मसदूद हो गया। दूसरा, तीसरा रास्ता, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तारीखी तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पार्टिसिपेट करती है बहुत से मामलात के अंदर। जब से ये कॉलिंग आउट शुरू हुई है, उस वक्त से पार्टी ने अब ये फैसला कर लिया है कि जो भी चीज होगी वो अबव बोर्ड होगी, आप सब लोगों की मौजूदगी में होगी, और जो बैकडोर डिप्लोमेसी जो हमेशा सियासत में भी चलती है, मुमालिक के दरमियान में भी चलती है, वो रास्ता भी खत्म हो गया। 3 रास्ते थे, तीनों मसदूद हो गए। अब इस वजह से हमारे पास सड़क के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। हम हुकूमत से किस तरह बात करें? कल स्पीकर की मीटिंग कोई रास्ता नहीं है, कल बिल्कुल किसी किस्म के तमाम रास्ते बंद हो गए। देखिए, कल स्पीकर की मीटिंग कॉल की ना इन्होंने, तो कल ही वजीर आजम ने अपने खिताब में ये कहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस वक्त भी हम स्पीकर साहब के साथ बैठे हैं, तो उसके 2 दिन के बाद या उसी दिन शाम को या उससे अगले दिन मेरे 3-4 दोस्त जो हैं पीटीआई के वजीर, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये असल में एनआरओ मांगने आए हैं। तो अगर हमें एनआरओ नहीं चाहिए तो हम कैसे इनके साथ बैठे? बताइए मुझे भाई, कौन सा एक है? आप जब मर्जी जिसके मर्जी ऊपर कीचड़ फेंक देते हैं। आप अपनी पार्टी को देखें जरा, इमरान खान जब डांटते हैं आप लोगों को तो अपने रवैये देखें, और आप बातें क्या कर रहे हैं कि मरियम के सामने कोई बोलता नहीं। भाई अगर मरियम हम तो सारे सीनियर लोग हैं, मरियम से आप लोगों को तो डांटे पड़ती हैं और आप लोग इधर उधर मुंह छुपा रहे होते हैं। तो कैसी ये गुफ्तगू आप कर रहे हैं? ये बचगाना गुफ्तगू है, मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे भाई ने थोड़ा सा प्रोवोक किया तो मैंने ऐसे फजूल सी बात कर दी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक तो ये एनआरओ का आपको फिलहाल मेरे ख्याल से बंद करनी होगी रट, ताकि ज़ाहिर है ये चीज़ अपोजिशन को हर्ट करती है जब आप बार बार कहते हैं कि जी एनआरओ के लिए ही ये हमारे साथ बैठना चाह रहे हैं। दूसरा, स्पीकर साहब आपके इतने बाख्तियार ही नहीं है कि उन्हें लेजिस्लेशन के लिए भी साथ किसी और को बिठाना पड़ता है कि तब जाके अपोजिशन से बात होती है, तो फिर उन्हें फिर बुलाना ही नहीं चाहिए था कल का पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास, कि उसमें अपोजिशन नहीं आई। देखिए, ये लेजिस्लेशन के ऊपर इजलास नहीं था, ये तो कोविड के ऊपर इजलास था। और स्पीकर साहब कैसे बेख्तियार है? आपको मतलब क्यों लगता है बेख्तियार है? तो वो लेजिस्लेशन के ऊपर जो खुद हाजिर साहब बता रहे हैं किसी और को आके बिठाना पड़ता है बीच में, तब जाके लेजिस्लेशन पे आगे बातचीत होती है। तो कोविड में भी प्राइम मिनिस्टर बाइख्तियार बनेंगे तो स्पीकर को कुछ इख्तियार मिलेगा। स्पीकर हाउस पे मीटिंग हो रही थी लेजिस्लेशन के लिए, वहां स्पीकर साहब के अलावा कोई और लोग भी बैठते थे आके। तो स्पीकर साहब जब लेजिस्लेशन के लिए, कानून साजी के लिए किसी और के बगैर नहीं मामला आगे बढ़ा सकते, तो इसमें किराए में बात कर रहे हैं। यानी आप जो फैटफ की लेजिस्लेशन है उसमें जो ब्रीफिंग्स, अगर सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हैं वो होंगी, तो आपके ख्याल में वो उससे स्पीकर बेख्तियार हो जाएगा? ये तो स्पीकर बता सकते हैं ना मामलात को। ज़ाहिर हमारी अपोजिशन भी समझती है कौमी मामलात को, किस मामले पे खड़ा होना, किस पे नहीं होना। सही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि आपको फिर बैकग्राउंड नहीं पता कि लेजिस्लेशन क्या थी और वो क्यों थे, और कहाँ पे जो फौज का रोल जो है वो एक्सेसिव है और कहाँ पे फौज का रोल जरूरी या सिक्योरिटी का रोल जरूरी है। ये आपको समझना चाहिए इस किस्म के सवालात से पहले। सवाल ये है कि अगर समझते हैं, चलें शुक्र है, जो फैटफ के ऊपर लेजिस्लेशन है वो सिक्योरिटी रिलेटेड लेजिस्लेशन थी, और उसमें अपोजिशन को और गवर्नमेंट को दोनों को अगर सिक्योरिटी एजेंसीज और सिक्योरिटी हुकाम आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो वो पार्ट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का, और उसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वारदात का लफ्ज़ यूज़ किया कि ये वारदात वहां पर डली और ये तरीका है वारदात था स्पीकर का।
फिर इसका मतलब यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी जाहिर है, वो चूंकि ये सारे चूंकि मार्शल लॉ हुकूमत से ही पैदा हुए हैं ख्वाजा आसिफ वगैरह, तो उनको फिर जो सिक्योरिटी का रोल है और सियासी रोल है उसमें डिस्टिंक्शन शायद उनको नहीं करनी आती, और उनको नहीं पता कि कैसे इस डिस्टिंक्शन को मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है। और हर बात में 24/7 ये नारे लगाना कि फौज ने ये क्यों कर दिया, फौज ने आके ये सिक्योरिटी में ये क्यों ब्रीफिंग कर दी, फलानी में क्या कर दिया, ये बिल्कुल अहमकाना और बेवकूफ़ाना हरकत है। और ख्वाजा आसिफ हो या जो भी हो, उसको अपना जो है वो इसके ऊपर उनको पहले कुछ समझनी चाहिए बात और फिर करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक ही और फिर जाहिर है कि जब आप इलेक्शनों में फोन करें वो नामुनासिब है। हाँ। लेकिन जब आपको अगर सिक्योरिटी के ऊपर मामलात के ऊपर आपको ब्रीफिंग मिलती है, उसको संजीदगी से सुनने की जरूरत है ताकि आप फैसला जो है वो सही कर सके, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्पीकर साहब ने मीटिंग की है कल, वो कोविड के ऊपर थी और तमाम जो रहनुमा थे उनको ये बुलाया गया था कि आप आइए और एक पार्लियामान की जो है वो एक डिस्कशन होनी चाहिए। अगर उसमें जो तशरीफ नहीं लेके गए और PMLN के लोग अगर तशरीफ लेके नहीं गए हैं, सो PMLN तो इस वक्त सिर्फ अपने, फिर आप कह रहे हैं कि NRO ना करे, PMLN किसी ऐसे मुज़ाकरात का हिस्सा बनने को तैयार ही नहीं है जिसमें उनके मुकदमात से मुतल्लिक यकीन दहानी कराने वाला कोई ना हो। वो इंटरेस्टेड है सिर्फ अपने 8 केसेस में, उसके बाद से ना उनको पाकिस्तान के लोगों से कोई दिलचस्पी है, ना पाकिस्तान में कोई कोविड से जिए या मरे इस बात से। फवाद चौधरी साहब, मुझे नहीं लगता कोरोना के मामले पर कोई आपके साथ बार्गेन करे कि ये इंसानी जिंदगियां तो ज़ाहिरा कीमती है, ये इसका इदराक हुकूमत को भी है, अपोजिशन को भी है। मुझे लग नहीं रहा कि इस पर भी कोई बार्गेन करे आपके साथ। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। ये भी आपने राना सनाउल्लाह का जो टुकड़ा दिखाया है या डॉक्टर मुजद्दिक मलिक साहब का जो पहले हाफ में गुफ्तगू की है इन्होंने, ये क्या है? ये तो सिर्फ गले से हलक फाड़ फाड़ के सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, हमें NRO दो, हमें NRO दो। उसके बाद तो ना इनका कोई दिलचस्पी है, ना इनकी कोई पाकिस्तान के लोगों से ये सिर्फ कोई NRO नहीं मांगा, उन्होंने कोई NRO की बात ही नहीं की। अगर मैं बोल रहा हूँ तो डॉक्टर साहब आप भी बता दें, कोई हुई ये बात NRO की पहले? देखिए बुनियादी तौर पे कल जो ये माउथ पीस हैं इमरान खान साहब के, सुन लीजिए, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा तो मुझे बात करने का मौका दे दें, अगर नहीं पूछा तो चौधरी साहब से बात कर लें। मैं सिर्फ ये ऐड कर देखिए बात साहब के आप ये कर दें, सिर्फ आपके केस और आपके जो पैसे हैं वो बचे, उसके बाद आप सब लोग जो हैं वो बैगों में पैसे भरें और बाहर चले जाएं और आराम से अपनी जिंदगियां वहां पे गुजारें। ये नहीं होना, या आपको पैसे देने पड़ेंगे या बाकी जिंदगियां जेलों में गुजारनी पड़ेंगी, ऑप्शन आपके पास। ठीक है, चले मुझे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आकर अगर हम इस पर मजीद बात कर लें तो नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद डिस्कशन यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि अपोजिशन को किसी सूरत में भी मजीद जलसे करने की इजाज़त नहीं देनी। इस हवाले से एक तरफ तो इमरान खान साहब ने कल कहा कि ये NRO के लिए जलसे किए जा रहे हैं, जितने मर्जी कर लें NRO नहीं मिलेगा। लेकिन इंतज़ामी लिहाज से भी, इंतज़ामी तौर पर भी कुछ तैयारी जो नज़र आ रही है हमें हुकूमत की या पंजाब गवर्नमेंट की पर्टिकुलरली बात की जाए तो बिल्कुल भी सख्ती के साथ निपटने का इरादा रखते हैं। जिस तरह से आपने कल देखा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे अली मूसा गिलानी को गिरफ्तार किया गया, फिर आज वो जमानत पर रिहा भी हो गए। बहरहाल फिर दोस्त आशिक वान साहबा जो कि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात है पंजाब की, वो अपोजिशन को खबरदार कर रही है कि अगर कोई निकला बाहर SOP की खिलाफ वर्जी की तो फिर डंडा उनका इंतजार कर रहा है। जरा सुनाए जी। जलसे में सिर्फ कानून की हुक्मरानी होगी। आपने कानून की थोड़ी सी झलक मुल्तान में देखी है। आप कानून को चैलेंज ना करें, स्टेट की रिट को चैलेंज ना करें। हमें नहीं अच्छा लगेगा कि तेल वाला डंडा आपका इस्तकबाल करे, हमें खुशी नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, फिर दोस्त आशिक वान साहबा कह रही है कि डंडा तैयार है, अब कोई निकला तो फिर डंडा चलेगा। तो ये चंद दिन पहले जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जलसा किया, उस दिन डंडा कहाँ था तेल वाला? कुछ याद है आपको? बिल्कुल, आपने कवर किया था। बिल्कुल, तो उस दिन कहाँ गई वो कानून और वो डंडा? बड़ी तनकीद हुई है उस पर, वो कहाँ गया? जी तनकीद तो काफी हुई है, लेकिन ये अभी जो आपने मुझे सुनाया है, जो सवाल मैंने पूछा, मैंने आपको सवाल लौटाया है। और फवाद भाई ज्यादातर ऐसी बात नहीं करते, लेकिन इस वक्त ये इमरान खान साहब के माउथ पीस बने हुए हैं। इन्होंने इस वक्त तक जितनी बातें की है मैं आपको समराइज करके बता देता हूं कि अगर हम जलसे करें
तो कोरोना नहीं फैलता गिलगित बल्तिस्तान में। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हम जिस तरह भी जीत जाएं या जितवा दिए जाएं, उसके फौरन बाद कोरोना फैलना शुरू हो जाता है। अगरचे डेटा आपको बता रहा है कि 1.5 महीने से ये ऊपर जा रहा है, मगर जब तक इलेक्शन नहीं हुए कोई बात नहीं। फवाद भाई ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी को इजाजत बिल्कुल ठीक मिल गई है, आपको इजाजत गलत मिली, आपको नहीं मिलनी चाहिए। और इकबाल पार्क में जो खुली जगह है वहां पे अगर तहरीके लब्बैक जनाजा पढ़ाना चाहें तो खैर नहीं, ये तो उन्होंने कहा है कि सही नहीं है, लेकिन बहरहाल इनकी हुकूमत ने उसकी इजाजत दी है, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी। फवाद भाई ये कह रहे हैं कि बानो बाजार चलता रहे, अनारकली चलता रहे, हर चीज दुनिया की चलती रहे, सिर्फ आप एक काम नहीं कर सकते, वो है जलसा। और जब हम पूछते हैं कि क्यों नहीं कर सकते तो कहते हैं क्योंकि हम हुक्मरान हैं। तो हम कहते हैं मैंने आज आपके सामने तजावीज ये रखी कि भाई इमरान खान साहब का बल्ले साइन करने के अलावा भी तो कोई काम है। ये मुल्क इस मुल्क के वजीर आजम है, पीटीआई के नहीं, पूरे मुल्क के वजीर आजम है। अगर ये क्राइसिस को सॉल्व करना है तो आए बैठे। वो कहते हैं नहीं उनका क्या काम है, तो मत बैठे भाई। फिर हमने तो कहा है कि वक्ती तौर पर जब तक कोरोना है स्पीकर साहब को बना दें वजीर आजम और आप हट जाएं थोड़ी देर रास्ते से और आप अपने काम करें। आपको नैब का चेयरमैन लगवा देते हैं थोड़े दिन के लिए, आप अपना काम करें जाए कि मैं मूंछों से पकड़ूंगा, इसको जेल में डाल दूंगा। मुझे आज थानों से फोन आए, मुझे आज की तारीख में किस वजह से आ रहे हैं भैया थानों से टेलीफोन, मुझे बताइए जरा। ये सिर्फ मूसा और अली रजा गिलानी साहब के साहबजादों को नहीं हरास कर रहे, हर बंदे को हरास कर रहे हैं। यानी मैंने सीरियसली, यानी कमाल हो गया है। कोई इस तरह की भी बात होगी कि मैं आपको नजर आता हूं कि मैं बंदूकें लिए फिर रहा हूं, जो आप मुझे थानों से टेलीफोन करवा रहे हैं, हरास करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं? ये आप जिस आजादी की बात करते थे, सेडिशन के केसेस आप जर्नलिस्ट पे करवा देते हैं, सियासतदानों को आप गिरफ्तार कर लेते हैं, लोगों को आप हरासा करवाते हैं थानों से। और ये एक फैशिस्ट रजीम है। वो जो एक दफा इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर यू टर्न लेना हिटलर सीख लेता तो मेरी तरह कामयाब हो जाता, तो ये बात उनकी ठीक थी। मेरी तरह उन्होंने नहीं कहा था, मैंने इजाफत की है और ये मैंने इस वजह से किया है कि मैं अपना मकसद बयान करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा था कि अगर हिटलर यू टर्न लेना सीख लेता तो तारीख और होती और वो बड़ा लीडर होता। तो इमरान खान साहब बड़े लीडर बन जाए, अब ताकत में है तो आप पकड़ लें। अभी जैसे आपने बताया कि डंडा और तेल वाला और थाना और नैब और ये तो पकड़ लें भाई। ताकत का तो इस्तेमाल ही है कि अगर आपने कह दिया हम पकड़ेंगे तो 30 किलो हेरोइन डालें, पकड़ लें। फवाद चौधरी साहब, अब जाहिर है आपने इस मामले को की अगर हैंडलिंग की बात की जाए पीडीएम की तहरीक को भी, और आपने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भी आपने इसकी हैंडलिंग भी करनी है, इंतजामी हैंडलिंग भी और पॉलिटिकल हैंडलिंग भी। अब पॉलिटिकल हैंडलिंग तो ये थी कि आप इनके साथ बैठते बातचीत करते, जिस तरह से नून लीग भी इस बात पे आमादा है कि अगर बिठाएं प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो वो बैठने को तैयार हैं। परसों यहाँ पे मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी बात कर रहे थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब फ़ोन कर दें अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को और मौलाना फजलुर रहमान साहब को, दीगर अपोजिशन की क़यादत को इस कोविड वाले मामले पर जल्द से मौखर होने पर गौर हो सकता है। तो वो काम तो अब कर नहीं रहे, तो फिर अब ये डंडा चलेगा, इससे तो मामलात मजीद ख़राब होंगे। नहीं जी, डंडा तो खैर कहीं पे चला नहीं है और हर जगह इवन गुजरांवाला के जलसों के ऊपर आप देखें, हमने तो फैसिलिटेट किया है। हमने तो हर जगह के ऊपर सैनिटाइजर्स भेजे हैं, मास्क भेजे हैं, कोशिश की है कि लोगों की जो सेहत है उसको हम जो अपना कंट्रीब्यूट कर सकें वो करें। बाकी की जो डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि मैंने ये कहा है, मैंने सिर्फ एक बात कही है और मैंने ये कही है कि ये बहुत ही अहमकाना आपकी पॉलिसीज हैं और आपको जुर्रत नहीं हो रही डॉक्टर साहब समेत बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कि मरियम नवाज को सामने खड़े होकर कह सके कि ये बिल्कुल अहमकाना पॉलिसी है जिसको आप फॉलो कर रही हैं और हमें जल्द से मुलतवी करने चाहिए। सिर्फ आप में जुर्रत की कमी है, पॉलिसी नहीं है जो कि हम जो अपनी पार्टी में जो बातें कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन में आपको ये जुर्रत नहीं है और आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि आप इख्तलाफ कर सके। हालांकि हम हुकूमत में ये रवाज नहीं होता, लेकिन हमारा फिर भी ये रवाज है बात करने की, खा के वापस आते हैं, क्या बात कर रहे हैं, जो है वो मामला और तरह है और आपको ये अनफॉर्चुनेट इजाजत नहीं है। और सीनियर लीडर भी जो है वो बेचारों को हाथ बांध के मरियम बीबी के सामने खड़ा होना पड़ता है, विच इज ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट। जहां तक बात है कि तो पीटीआई के अंदर भी मिसालें मौजूद है, फवाद चौधरी साहब, हामिद खान साहब की मिसाल मौजूद है, जस्टिस वजीउद्दीन साहब की मिसाल मौजूद है, अकबर शेर बाबर की मिसाल, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मिसालें मौजूद है जो सवाल करते थे तो वो नजर ही नहीं आ रहे पार्टी के अंदर आज के।
हामिद खान तो खान चौधरी का टाउट था तो इसलिए निकला, उसका क्या ताल्लुक है, वो अलग बातों पे निकला। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो टाउट है, इन्होंने ये जो बात की है, बाकी जो गुफ्तगू जो इन्होंने डॉक्टर साहब ने की है, वो तो इसलिए ये इनकी बातों में लॉजिक नहीं है कि ये देखिए, इसमें मुझे नहीं समझ आता कि वज़ीर आज़म साहब की क्यों जरूरत है इस बात के ऊपर कि वो फोने करें। क्या आपको नहीं पता है कि कोरोना जो है ना करें, अगर इजराइल के वज़ीर आज़म से करें या मोदी को करें 8-8 फोन, हमें किस लिए करने हैं उन्होंने फोन? आप जो है खुद ही अकल करें और हमें जो है वो जलसे कैंसिल कर देने, जैसे हमने किए हैं, पीटीआई ने अपने जलसे कैंसिल किए हैं, और जरूरी है कि ये बाकी लोग भी अपने जलसे कैंसिल करें। तो अगर ये नहीं करते हैं जलसे कैंसिल एंड दे कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी, तो जाहिर है कि जो फिर कोरोना जो फैलता है उसकी जिम्मेदारी बराह रास्त इन लोगों के ऊपर आए। सब एनसीओसी में बुला के क्यों नहीं बता देते कि ये मामला कितना सेंसिटिव है? जो आदाद शुमार है वो बड़े अलार्मिंग है फिगर्स, एनसीओसी के अंदर बुला रहे हैं पोजीशन की लीडरशिप को। एनसीओसी में तमाम लोग शामिल हैं, उसमें पीएमएलएन के राजा फारूक हैदर जो कि कश्मीर के वज़ीर आज़म है वो शामिल होते हैं। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर फारूक हैदर साहब ने तो फैसला नहीं करना ना कि मुल्क के अंदर जलसे होने हैं या नहीं होने, उन्होंने तो आजाद कश्मीर के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिए 15 दिन के लिए। फैसले तो यहाँ मरीम साहबा ने करने, टॉप लीडरशिप ने करने। नहीं, फैसले अगर फारूक हैदर साहब ने फिर इस तरह, तो मरियम नवाज भी नायब सदर है, उनका क्या इख्तियार है फैसले करने का? सवाल ये है ना कि इनकी अपनी अभी पीडीएम का तो पता ही नहीं ना कि इसका लीडर है कौन, इसकी नौयत क्या। एक दिन शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं जो इस वक्त हिरासत में है, जेल में है, वो बाहर नहीं आ सकते, तो फिर उनके लिए एनसीओसी जेल चली गए। अब नहीं बुला ले, शायद हकान अब्बासी सीनियर नायब सदर है, उन्हें बुला ले, उनकी जगह पे कायम मुकाम सदर तो शायद हकान अब्बासी है पार्टी के ना। बात यह है कि आप ये पीएमएलएन को बुलाएं और इनसे पूछें कि आपका भी स्ट्रक्चर क्या है, कौन आपका सरबराह कौन है, आपकी क़यादत कौन है, उसके बाद ही फिर ये फैसले होंगे ना। इस तरह से जो पीडीएम है फवाद चौधरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब पूरी पीडीएम के सरबराह हैं, उन्हें बुला लें एनसीओसी के अंदर। नहीं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब की पॉलिसी से बिलावल भुट्टो साहब एग्री नहीं करते। अब बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी पॉलिसीज कई जगहों पे वो पीएमएलएन की जो है वो उनसे नहीं करती। सो सबसे पहले तो मेरा ख्याल यह है कि पीडीएम की आप एक जो है वो मीटिंग खुद करवाएं, हम टीवी वाले, और आप इनसे तय करवाएं कि इनका स्ट्रक्चर है क्या और 2-3 लोग कौन है जिनसे। हमारा काम नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है कि आपने कैसे डील करना है। बहरहाल एनसीओसी के अंदर ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई थी कि पीडीएम को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, तो वहां पे कंसेंसस ये था एनसीओसी के अंदर, जो मेरी इत्तलात है कि नहीं बुलाना चाहिए। बात यह है कि किसको बुलाए, मैं तो एग्री हूं एनसीओसी के, बुलाना भी है तो किसको बुलाए। मुसद्दिक मलिक साहब को तो वो मानेंगे ही नहीं, और खकान अब्बासी साहब तो वैसे ही जो है वो मरियम बीबी के सामने हाथ बांध के खड़े होते हैं। बाकी लोग जो है इनका हालत को नहीं है। जुबैर साहब की तो आपने देखा है, उन्होंने उस दिन जलसे में उतार दिया है कि वो बड़े बने फिरते हैं, मेरी सफाइयां दे रहे हैं। तो इनमें तो पता ही नहीं ना इनका लीडर कौन है, किसने क्या करना है। आपस में पहले बैठ जाए, तय कर लें इनकी लीडरशिप किसके पास है, फिर इंशाल्लाह हम भी उसको बुला लेंगे। जी डॉक्टर साहब, इस पे आप देखिए, ऐसा करें जी मेरे ख्याल में आप ऐसा करें कि आप मत करें गुफ्तगू, आपसे जो बन पाती है वो आप कर लें। आप मोदी को 8-8 फोन करते हैं, आपको कुछ नहीं होता। यहां से किराए के जहाज लेके वो किसी के मांगे तांगे के जहाज में जाके 4-4 घंटे मोदी के कमरे के बाहर बैठे रहते हैं, फिर उसकी तारीफें करते हैं मुलाकात करने के बाद, दुआएं मांगते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाए ताकि कश्मीर। आप छोड़ दें हमें, आप इजराइल के उससे बात करें, प्राइम मिनिस्टर से, आप मोदी से बात करें। आपने क्यों लोकल लीडरशिप से बात करनी है भाई? और मरियम तो आपके आसाब पे सवार हो चुकी हैं। आपने मेरे ख्याल में इतनी दफा तो आपने आज मेरे ख्याल में 1 महीने में खान साहब का नाम नहीं लिया जितना आपने एक 40 मिनट के प्रोग्राम में मरियम का नाम लिया, क्योंकि आपके आसाब पे वो सवार है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है कि आपका खेल खत्म होने वाला है। तो आप करते रहे मरियम 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 करते रहे सारा दिन, जो आप गाली गलौज करते हैं। ये केस कैसे खत्म होने वाला है? थोड़ी सी जो पिछले दिनों में डिस्कशन थी कि काफ लीग नाराज हो गई हुकूमत के साथ, पंजाब के अंदर तहरीक एतमाद आने वाली है, बलूचिस्तान के अंदर भी तहरीक एतमाद की बात हो रही थी, वहां पे एएनपी राजी नहीं है, वो गवर्नमेंट कैसा है वहां पे? यार हमें इससे गर्ज नहीं है। आप हमें बताएं कि वो 3.5 महीने 4 महीने धरना देते रहे, आप सबने कहा उनका जमहूरी हक है, तो आज क्या हुआ जमहूरी हक को? भाई जो हमारा जमहूरी हक है हमें करने दें, आइन हमें इजाजत दे रहा है इसकी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं कि आपको कोई फिक्र नहीं है कि आपके जो चैनल हैं वो बंद किए जाएं, आप लोगों पे सेडिशन के केसेस हों, ना आप अपना मुकदमा लड़ते हैं और हमें भी कहते हैं आप ऐसे करें, छोड़े, कुछ नहीं होने वाला, चले जाएं। किधर चले जाएं? किस मुल्क में चले जाएं? हम यहीं पे हैं।
और जो साहब, हमारे बात यह है कि हुकूक ये हैं उनकी हिफाजत करेंगे। मुझे इतना बता दें कि आईन ने मुझे इतना बता इजाजत दें, दी हुई है, ठहरिए भाई, मुझे डॉक्टर साहब इतना हमें बता दें, आईनी इजाजत है। आपको अपना मुकदमा लड़ना है तो आप लोग लड़े, सहाफी या ना लड़े, सेकंड फेज के अंदर, लेकिन अगर हमारे ऊपर अवाम का बोझ है, अगर इन्होंने मुल्क को मेल्ट डाउन कर दिया इकोनॉमिकली, तो हमने वो मुकदमा लेके बाहर सड़कों पे जाना है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो भी निकलेगा, हम अपना हक पूरा कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। डॉक्टर साहब इतना बता दें कि इस फर्ज को कैसे निभाएंगे, प्रैक्टिकली क्या करने जा रहे हैं? पीडीएम की मूवमेंट का सेकंड फेज शुरू हो चुका है, सिर्फ जलसे ही करते रहेंगे या अमलन कोई तरीका अदम एतमाद है कि जिसकी तजवीज पीपल्स पार्टी दे रही थी? पंजाब के अंदर काफी तो राजी हो गई है। मुझे बताइए आपको मसला क्या है? मुझे तो मसला कोई अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं, अगर हमारा आईनी हक है और हम सड़क पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये हैं वो लोग, ये आपका हाल किया है, ये मुल्क की मईशत है, ये टमाटर का रेट है, ये प्याज का रेट है, अगर आप बच्चों को स्कूल भेजें तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल दें तो माँ बाप की दवा नहीं ला सकते, तो ये कम्युनिकेशन से क्या किसी को मसला पड़ रहा है भाई? और अगर आप समझते हैं कि हमें नहीं करनी चाहिए तो आप कहें कि नहीं हमारे ख्याल में रहने दीजिए, आप मत किया करें। सिर्फ ये पीटीआई को हक है, जहां तक इंसानी जिंदगियों का मामला है तो उसमें तो मेरी राय यही है कि इज्तिमा से गुरेज करना चाहिए। जी, पीटीआई को हक है। और दूसरा यह है कि ये डॉक्टर साहब जितने दुखी हैं लोगों के लिए, लोगों के पैसे बाहर पड़े हुए हैं, वो पाकिस्तान वापस लाते हैं ना ताकि दुख निशान बनाए। पीटीआई को हक है कि वो शलवारें टांगे गंदी सुप्रीम कोर्ट के बाहर और जज पिछले कच्चे रास्ते से आए। ये तमाम हकूक पीटीआई को हैं और उस वक्त ये इनका जमहूरी हक था। आज आपको मसला है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं? गलत, उस वक्त कोरोना नहीं था सर, उस वक्त कोरोना नहीं था, आज कोरोना है, बंदे मर रहे हैं। पेश कर आप मुकदमा, आप कहें कि मुकदमा तो पेश नहीं वाला, मैं तो एक मवाजना दे रहा हूँ। जमात इस्लामी का भी गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था। जहां इज्तिमा हो रहा है वो रेसिपी है वायरस के फैलने की। डॉक्टर साहब, जो जलसे पीटीआई ने किए हैं वो ठीक थे, जो नमाज जनाजा 5-10 लाख लोगों की हुई है वो ठीक है, तो कहें ना आप ये कि सिर्फ आपके जलसे बंद करना मकसूद है। गलत था, बिल्कुल गलत था। मैं तो ये कह रहा हूं जो भी इज्तिमा है, जहां भी इज्तिमा हो रहा है, ज्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो वायरस फैलने की रेसिपी है, वो गलत है। जब जलसे हो रहे थे, जब पिछले महीने पूरी चल रही थी और आप कवर करने जा रहे थे सारे वहां पे गिलगित बल्तिस्तान में, उस वक्त क्या हुआ? जब कोरोना के फैलाव की जो उस वक्त कोरोना के फैलाव की जो मस्बत आने की जो रेशो थी वो 2% थी, 2% थी, 2% थी उस वक्त। देख लें, बाद में आपको शर्मिंदगी होगी, डेटा देख लें। टोटल जो 4 दिन के बाद डबल हो रहा था, कोविड फैलने की रेशियो थी वो 2% थी। डॉक्टर साहब, सारा डेटा मेरे सामने पड़ा, 2% की उस वक्त, आज 7% पे खड़ी है। बाद 4-2 आज 7.5% पे है, 2 से एकदम 7.5 पे नहीं गई, हर 4-5 दिन के बाद डबल हो रही। तो हर 4, उस वक्त नहीं आपने देखा कि अगर ये हर 4-5 दिन के बाद डबल हो रही तो ये किधर जाएगी? आपने कहा नहीं अभी रहने दो, जरा इलेक्शन हो जाए, जब हो जाएंगे। आपने भी किए, पीटीआई ने भी किए, पीपल्स पार्टी ने भी किए, वहां पर सबने किए, किसी एक ने नहीं किए। कर ले तो फिर हम बोलेंगे कि वो आज 7.5% हो गया, पकड़ लो, बंद कर दो भाई, आज 7.5 हो गया। ये 2 से 7.5 हुआ। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जलसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने किए, किसी एक जमात ने, सिर्फ पीटीआई ने नहीं किए, वहां नून लीग ने भी किए। बैन कर देते ना, उस दिन आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, सबको मिलकर ये सवाल पूछना चाहिए था कि क्यों कर रहे हैं आप ये जलसे। बहरहाल ये भी आशिक अवान साहिबा ने जलसा किया है, जो कह रही है कि तेल लगा हुआ है डंडे को, उनसे पूछना था उस दिन आपने कि ये क्या किया आपने। बिल्कुल पूछा, बिल्कुल सवाल किया है, बिल्कुल गलत था, वो उनसे सवाल हुआ, बिल्कुल इस पे बहुत उस पे तनकीद हुई, बहुत क्रिटिसाइज किया पूरे मीडिया ने। फवाद चौधरी साहब करती जाए, हुकूमत गुंडागर्दी कर रही है कि हम पकड़ लेंगे, हम जेल में डाल देंगे, हम कत्ल के मुकदमे करा देंगे, बगावत के पहले करवा चुके। ठीक है, हमें तो दोनों तरफ यही नजर आ रहा है कि हुकूमत डायलॉग करने में संजीदा नजर नहीं आ रही, अपोजिशन उनकी बात को मानने को संजीदा नजर नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब, फिर होगा क्या, वे फॉरवर्ड क्या है फिर? देखिए जी, वे फॉरवर्ड तो मुज़ाकरात ही है, बातचीत ही होनी है, और ये सारा तमाशा सेनेट के इलेक्शन तक जो है वो ये अपोजिशन जारी रखेगी, क्योंकि इनका मकसद तो सिर्फ ये है कि उस वक्त तक हुकूमत को शायद ये ब्लैकमेल कर सकें और अपने केसेस जो हैं उनको ठीक करा सके, वो होना नहीं है। तो ये अपना मार्च में सेनेट के इंतखाबात, जी मार्च में इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन जो है तो कह रही है कि जनवरी में आप घर जा रहे हैं, जनवरी 2023-24 की वो बात कर रहे हैं ना, वो साल नहीं बता रहे किस जनवरी में, सिर्फ जनवरी कह रहे हैं, वो बदल 2021 की बात हो रही है। डॉक्टर साहब, ये 2021 की बात हो रही है ना? नहीं, मेरा नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है, ये अगर जाएं या ना जाएं ये हमारा हक है और फर्ज है जो हम कर रहे हैं, और हम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ख्याल है अवाम नहीं उठा सकेंगे, ये जाएंगे, नहीं जा रहे जनवरी में। फवाद चौधरी अकलमंद क्यों नहीं
जा रहे? क्यों नहीं जा रहे जनवरी में? आवाम का उनको पता है बाद में शर्मिंदगी कुछ नहीं है। अच्छा, बात ये है आवाम जरा फवाद साहब को सुनने में आपकी तरफ आता हूं। डॉक्टर साहब, जरा फवाद चौधरी साहब बोल रहे जरा। जी फवाद डॉक्टर साहब, बात ना आपने तो एक ही लाइन को 150 दफा बोल दिया, लोग भी बोर हो गए हैं कि एक ही लाइन सुन के। और दूसरी ये है कि ये जो चूंकि अक्लमंद आदमी है उन्होंने डेट वगैरह नहीं दी, क्योंकि बाद में शर्मिंदा होना होता है, इस तरह की डेटें जो है वो देते नहीं है। सो अभी जो इशू ये है कि ये अपोजिशन का जो सारे का सारा एम्फेसिस है वो है सेनेट के इलेक्शन तक। ये इलेक्शनों तक अपना थकावट वगैरह, ये इनको चक्कर लगाने का शौक है, ये लगा लें। अगर अल्लाह इनको सेहत दे, अल्लाह कोविड से बचाए इन सब को। और अगर ये कुछ लोग इनमें हो के ठीक हो गए हैं, कुछ लोगों को जो है वो बाद में अभी होना है क्योंकि ये बाज नहीं आ रहे, वो ठीक हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह मार्च के बाद बैठेंगे, कोविड भी कंट्रोल में आ जाएगा और बातचीत कर लेंगे और सारे लोग अपनी अपनी तनख्वाह पे काम करेंगे, इनमें से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब, बातचीत कौन अपना फवाद चौधरी साहब, बातचीत को इनिशिएट कौन करेगा डायलॉग को? वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठने को तैयार नहीं, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठने को तैयार नहीं, स्पीकर का एक फोरम है उसको मानने को कोई तैयार नहीं, तो कौन बातचीत करेगा और किन टर्म्स पे बात होगी? टर्म्स तो यही है ना कि केसेस आप अपने लड़ेंगे अदालतों में, वो हमसे आप रिलीफ नहीं मांगेंगे। ना ही आपने जब फैटफ में केस हुआ था तो आपने उठा के कह दिया 37 में से 34 नैब के जो प्रोविजंस हैं उनको आप रिपील करें। इस तरह की बातों पे नहीं होगा। अलबत्ता इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इसी तरह से 18वीं तरमीम के ऊपर, NFC अवार्ड के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली गुफ्तगू जो है वो होनी चाहिए और लाजमन होगी भी। और फिर इसमें अपोजिशन की फिलहाल जो सिचुएशन है, देखते हैं कि इनके साथ लोग कितने बचते हैं। प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर खुद बैठेंगे अपोजिशन के साथ? अगर प्राइम मिनिस्टर तैयार है, कोई ऐसा प्रॉब्लम। PM तो खुद असेंबली में कह चुके हैं कि अगर आप NRO से पीछे हट जाए तो फिर मैं हर बात की बातचीत करने को तैयार हूँ। PM ने उस दिन भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर बातचीत की पेशकश की है। सो प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा ईगो का इशू नहीं है, वो बिल्कुल तैयार है और बाकी सारे भी तैयार है। अभी देखते हैं ये सारे अपना शौक पूरा कर लें, फिर इंशाल्लाह इनके साथ बैठते हैं और बात करते हैं। तो ये मुज़ाकरात कब तक होते हैं हम देख सकते हैं? फिर मेरा ख्याल है देखिए मार्च तक तो जो है, मुझे नहीं लगता जिस तरह डॉक्टर साहब आज जज्बाती बातें कर रहे हैं, मार्च तक कि अपने जलसे जुलूस करना चाहते हैं, मार्च तक कर लें और उसके बाद बैठ जाएंगे। हमारी तरफ से पहले बैठ जाए, कोई ऐसा प्रॉब्लम। जी डॉक्टर साहब, फिर बातचीत का वो कह रहे हैं ऑप्शन, देखिए आज तैयार है बात करने के लिए। आज तो जी जो बात करने के लिए तैयार होगा तो नजर आ जाएगा जी। कल जलसे में इन्होंने कहा आप NRO मांग रहे हैं, आज मेरे भाई ने को 28 मरतबा NRO का जिक्र किया है। मैंने तो आपसे नहीं मांगी NRO, और आप देंगे कैसे सब्जुडिस मैटर्स के अंदर? ठीक है, यानी अदालतों के अंदर आप इस्तगासा दायर कर चुके हैं, तो आप कहां से NRO देंगे? ठीक है, आपके पास अथॉरिटी क्या है NRO? चले बहुत शुक्रिया। आज की शो में इजाजत दीजिए।